हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। सेल के बारे में आप लोग पहले से भी कुछ जानकारी रखते होंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल सेल। बायोलॉजी का एक टॉपिक है सेल का ये होगा लेक्चर 1। सेल लेक्चर 1। पिछले क्लास में हम लोग मोशन कंक्लूड किए थे, अभी हम लोगों को पढ़ना है सेल टर्म काफ़ी बड़े सेंस में यूज़ किया जाता है। जब आप इंग्लिश में डिक्शनरी में सेल को तलाशेंगे तो सेल एक्चुअली कई मीनिंग के साथ अपीयर होगा आपके सामने। सबसे पहले सेल जो डे टू डे लाइफ में हम लोग उपयोग करते हैं, बैटरी जिसको कहते हैं बैटरी, पेंसिल सेल हुआ, बटन सेल हुआ, या और भी कई तरीके के सेल के बारे में हम लोग सुने हैं और जानते हैं। दिस इज वन ऑफ द सेल। ये एवरेडी का सेल है, इसको सेल कहते हैं। जब ये सेल मिल जाते हैं साथ में, एक से ज़्यादा सेल जब मिल जाते हैं साथ में, इसके क्लोज करके देख लीजिए, ये सेल, इस पर लिखा होगा एवरेडी प्लस इस पर और लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल भी इस पर लिखा होता है, और साथ ही इसका वोल्टेज भी दिया हुआ होता है कि कितना वोल्ट है, इस सेल के ऊपर लिखा रहता है। आपके घर में भी उपलब्ध होगा इस तरह का सेल। बटन के साइज के छोटा सेल जो घड़ियों में लगता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हुआ इलेक्ट्रिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सेल में केमिकल एनर्जी का उपयोग करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन ये सेल क्यों है? सेल का मतलब ये बैटरी नहीं हुआ। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं बैटरी। बहुत सारे सेल को मिला देते हैं तब उसको हम कहते हैं बैटरी। जैसे आपके टॉर्च में 3 सेल अगर यूज हो रहा है तो तीनों सेल का कॉम्बिनेशन कहलाएगा बैटरी। तो सेल का मतलब हुआ यूनिट। सेल मीन्स यूनिट। जहां कहीं भी सेल का प्रयोग होगा उसका मतलब होता है यूनिट, इकाई। ठीक है। जैसे यहां हमने देखा टॉर्च में कई सेल यूज किए जा रहे हैं, उसके द्वारा लाइट प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो बैटरी कहलाया। हमने ग्रुप हो गया तो हो गया बैटरी, अकेले है तो क्या हो गया सेल। इस सेल को तोड़ दिया जाए तो इसमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी यह स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसको तोड़ने के बाद वह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन जब 3 सेल का बैटरी यूज कर रहे हैं, उसको तीनों को अलग अलग निकाल दीजिए तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो जो यूनिट हुआ, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल। तो जहां कहीं भी हम लोग सेल का उपयोग करेंगे उसका मतलब होगा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट। तो यहाँ सेल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो भी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह जेल में भी सेल होता है। हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो जेल में छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं जो खतरनाक कैदियों के लिए होते हैं। एक सेल में एक कैदी को रखा जाता है, वो भी क्या हो गया यूनिट, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द जेल। जेल का एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जिसमें कैदियों को रखा जाता है, वो भी हो गया सेल। उसके अलावा यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी आपने देखा। अब हम लोग देखें बायोलॉजिकल सेल। तो जैसा सभी सेल का मीनिंग है कि यह स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसी तरह बायोलॉजिकल सेल भी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। बायोलॉजी का स्मॉलेस्ट यूनिट बायोलॉजिकल सेल होता है, और यह भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, छोटा यूनिट है। इसी यूनिट के कंस्ट्रक्शन से कई यूनिट मिला करके और तब एक ऑर्गेनिज्म बनता है
एक इंडिविजुअल बनता है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी। करोड़ों करोड़ सेल से मिलने से, करोड़ों करोड़ों सेल के मिलने से हमारा बॉडी बना है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर के बना है उसी को हम लोग कहते हैं सेल। अब आइए हम लोग एनालॉजी देखते हैं कि एक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। कोई भी घर जो बना दिया जाता है वह कहलाएगा बिल्डिंग। कोई भी घर, कोई भी इमारत जो बन गया वो क्या कहलाएगा? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग किस चीज से बनता है? तो आपके पास कई जवाब होगा, सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़ और ब्रिक्स भी। ब्रिक्स, ईटा का भी उपयोग घर बनाने में किया। जब छड़, सीमेंट, गिट्टी, बालू नहीं हुआ करता था तब भी ईटा के ऊपर ईटा जोड़ करके मकान को बनाया जाता था। तो उसमें मुख्य रूप से हम लोग एक्चुअली सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं छोटे लेवल पर, उसको हम यूनिट मान सकते हैं, एक कंपोनेंट मान सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग ब्रिक पर ध्यान देंगे, ब्रिक पर कंसंट्रेट होंगे। जो मकान सिर्फ ईंटे से बना है, ईटा के ऊपर ईटा, ईटा के ऊपर ईटा जोड़ जोड़ करके जो मकान बना है उस मकान को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। उस मकान में ध्यान दीजिएगा कि जो एक दीवार बन रहा है, कई दीवारों को मिला करके एक कमरा बन रहा है, कई कमरों को मिला करके एक पूरा घर बन रहा है। ये सभी, ये पूरा का पूरा घर बना किससे? ईंट से। किससे बना? ईंट से। तो ईंट हुआ ब्रिक। ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक, द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बिल्डिंग। किसी मकान का मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? ईंट है। तो ईंट इज कॉल्ड सेल। यहाँ मकान में जो सेल होगा वो क्या कहलाएगा? ब्रिक हो जाएगा सेल। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी जो ब्रिक है, जिस ब्रिक से मिलकर के ह्यूमन बॉडी बना है, वो ब्रिक भी क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब मकान बनता है तो ईंटें भी कई तरह के होते हैं। हो सकता है आप सिर्फ एक ही शेप का ईंटा देखे होंगे, लेकिन आप अपने मम्मी पापा या जो बड़े बुजुर्ग आपके घर में हों उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा ईंटा भी कई तरह के होते हैं। ईंटा भी कई तरह के। कोई गोल पिलर बनाना है तो आज के डेट में तो गोल पिलर बन जाता है, सीमेंट, गिट्टी, बालू मिलाए और उसको एक पर्टिकुलर गोल शेप में ढाल दिए तो बन गया। लेकिन पहले जो पिलर बनता था, राउंड पिलर, वो पिलर ब्रिक से ही बनता था। और जो राउंड पिलर के लिए ब्रिक हुआ करते थे वो इस प्रकार के होते थे, इस प्रकार का ब्रिक होता था। उसी तरह छत भी ब्रिक से बनता था। अभी छत ढाल दिया जाता है, सिंपली हो जाता है। पहले छत भी ब्रिक से बनता था, तो छत के लिए जो ब्रिक होता था वो अलग तरह का होता था। तो किसी तरह का भी ईंट हो, वह स्ट्रक्चरल यूनिट है, बिल्डिंग को बनाने के काम में आता है, और इसीलिए उस स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग कहते हैं सेल। तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ वो हो गया सेल। अब एक बार बिल्डिंग बन गया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक्टिविटी होते रहती है, कुछ ना कुछ फंक्शन होते रहता है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, मेरे मुंह के सेल्स, ये जो सेल्स से बने हुए पार्ट्स हैं, होठ बना है सेल से, टंग्स बने हैं सेल से, दांत बना है सेल से। तो जितने भी पार्ट हैं हमारे शरीर के अंदर सब बना है सेल से। और ये सेल कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, जहाँ कहीं भी हो। जो कुछ भी हम कर रहे हैं एक्चुअली हम नहीं कर रहे होते हैं, ये कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं हमारे बॉडी के जो कुछ ना कुछ फंक्शन, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो दीवार एक बार बन गया तो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया या इसी शेप में हमेशा हमेशा रहेगा जब तक बिल्डिंग टूटे नहीं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है।
बिल्डिंग में जो ब्रिक है वो स्ट्रक्चर बना रहा है, सिर्फ ढांचा बना रहा है, वो कोई फंक्शन बाद में नहीं कर रहा होता है, वो एक्टिव कंडीशन में नहीं होता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो कोई भी हो, पेड़ पौधा हो, कोई भी जीव जंतु हो, वो सभी कुछ ना कुछ फंक्शन भी परफॉर्म करते रहते हैं। तो इसलिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट विच प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनिज्म, जो एक स्ट्रक्चरल, एक ढांचागत परिस्थिति उत्पन्न करता है और फंक्शन भी, कुछ ना कुछ फंक्शन भी करते रहता है। तो दैट्स व्हाई द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। तो सेल को हम लोग डिफाइन करते हैं, बायोलॉजिकल सेल मुख्य रूप से उसको हम लोग डिफाइन करते हैं द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजिकल सेल और सिंपली सेल। बायोलॉजिकल सेल, इस बायोलॉजिकल सेल को सिंपली सेल भी कहते हैं। तो सेल क्या है, इसको हम डिफाइन जब करेंगे तो यह पाएंगे कि द स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life is called cell. ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब जिस प्रकार मकान बनाने के लिए ब्रिक अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, उसी तरह से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल पाए जाते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग शेप और साइज के हो सकते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन दे परफॉर्म एंड द स्ट्रक्चरल पोर्शन दे फॉर्म। जिस स्ट्रक्चरल फॉर्म को वो बनाते हैं उस पर उनका शेप और साइज डिपेंड करेगा, या किस तरह का फंक्शन, किस तरह का काम वो करते हैं उस पर भी उनका शेप और साइज डिपेंड करेगा। जैसे हमने बताया कि मकान में जो पिलर है, तो गोल पिलर बनाना है तो ईंट का शेप बदल जाएगा, दीवार बनाना है तो ईंट का अलग शेप होगा, छत बनाना है तो उसके लिए ईंट का शेप अलग हो जाएगा। इन द सेम मैनर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होते हैं और ये सेल उसके ढांचा यानी जो उसका स्ट्रक्चर है उसके द्वारा डिटरमाइन होंगे, या जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करेंगे। तो दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो सेल यूनिट है, एक छोटा से छोटा टुकड़ा है जिससे किसी चीज को किया जाता है, किसी काम को किया जाता है या किसी चीज को बनाया जाता है, वह छोटा से छोटा टुकड़ा कहलाएगा सेल। सेल को सबसे पहले, सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जो सबसे पहले सेल को देखे। वास्तव में ये सेल का साइज बहुत ही छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, इट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई। हम नंगी आंखों से इन सेलों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो बड़े साइज के हैं। लार्जेस्ट सेल के बारे में आप लोग सुने होंगे कि द लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है इस दुनिया में। जो सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल होता है, उसको हम आसानी से देख सकते हैं। मुर्गे का अंडा, बत्तख का अंडा, जो अंडा हम लोग देखते हैं, छिपकली का अंडा, माने अंडा जो भी होगा वो सभी सेल ही है। ईच एग इज ए सिंगल
सेल। जो भी एग है वो क्या है, एक सिंगल सेल है। अब वो देखने में इतना बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा सेल हो गया, उसमें भी वही कंपोनेंट पाए जाते हैं, वही कंपोनेंट पाए जाते हैं जो एक माइक्रोस्कोपिक सेल में पाए। माइक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ वैसा चीज जिसको माइक्रोस्कोप से ही हम लोग देख पाए, वैसा चीज जिसको माइक्रोस्कोप से ही देख पाए, और नंगी आंखों से जिसको नहीं देख पाए वो हो जाएगा आपको माइक्रोस्कोपिक। तो रॉबर्ट हुक साहब सेल को सबसे पहले देख पाए, और क्यों देख पाए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, क्रूड माइक्रोस्कोप, जो बहुत डेवलप्ड, आज के जमाने की तरह का माइक्रोस्कोप नहीं था। कोई भी चीज जब पहले पहले बनता है तो उसमें कई तरह की त्रुटियां होती हैं। उसी तरह से रॉबर्ट हुक साहब ने जो माइक्रोस्कोप बनाया वह क्रूड माइक्रोस्कोप था, वह आज के जमाने का वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं था। तो उस क्रूड माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक साहब ने प्याज देखें, प्याज, तो प्याज के छिलके को, यानी प्याज के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उसको उन्होंने स्टडी किया, और देखे कि जिस प्रकार दीवार बना होता है ईंटों से, उसी तरह वो जो देखिए उसको मैं बता रहा हूं यहाँ पर, ये माइक्रोस्कोप का लेंस के द्वारा जो देखा हुआ पार्ट हुआ, इसको यहाँ मैं बना रहा हूं। जब इसमें सेल उन्होंने देखा तो सेल कैसा दिखा इसको आप लोग भी देखिए। आप भी अगर माइक्रोस्कोप के अंदर प्याज के ओनियन कॉर्ड सेल को देखेंगे तो इसी तरह का दिखेगा। थोड़ा बड़ा करके मैं यहाँ बना रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको महसूस कर सकें। और इस प्रकार ये पार्ट में बट गया। अब इसको फिर से बांट देते हैं इस तरह से, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया अलग अलग सेल। ये जो कंपार्टमेंट अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब अलग अलग सेल्स हैं। ऐसा ही स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक साहब को अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में दिखाई दिया। यह स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक व्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी रॉबर्ट हुक साहब ने माइक्रोस्कोप में जो देखा उसी को यह दर्शा रहा है। यह ठीक लग रहा होगा बिना प्लास्टर की हुआ दीवार की तरह, यानी एक दीवार बनाया गया उसमें प्लास्टर नहीं किया गया तो इस तरह का ही स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ये अलग अलग ब्रिक्स हैं। अब इसमें देखिएगा ये सीधे ऐसे नहीं था, इसमें ना कहीं कहीं इस प्रकार का गोल स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, किसी पार्ट में एक गोल स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, बहुत छोटा छोटा राउंड स्ट्रक्चर। ये राउंड स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये राउंड स्ट्रक्चर सेल का न्यूक्लियस बताता है, यानी प्रत्येक सेल में एक न एक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब सेल के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे तो न्यूक्लियस की भी चर्चा होगी और न्यूक्लियस का काम क्या है इस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि बिना न्यूक्लियस के सेल कुछ भी काम नहीं कर सकता है। इट कैन परफॉर्म नॉट इवन ए सिंगल फंक्शन विदाउट द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस बीच में नहीं है, ठीक है। जहां कहीं भी ये न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो बीच में नहीं है, किसी साइड में है। इस साइड में भी, इस साइड में भी, इस साइड में भी, कहीं भी एक साइड में एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर सीन बाय रॉबर्ट हुक इन ओनियन कॉर्ड टिप। एक ओनियन के छिलके के बहुत पतले स्लाइस में उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। दीज आर सेल्स। ये जो कंपार्टमेंट है, स्मॉल कंपार्टमेंट, इन्हीं को कहा जाता है सेल्स। ये सेल्स है। और इसके अंदर जो स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस
ऑफ द सेल। ये हो गया सेल, सभी 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल, इस प्रकार आप इसको काउंट कर सकते हैं। और जिस प्रकार दीवार जोड़ने समय एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से जोड़ने के लिए सीमेंटिंग मटेरियल उपयोग किया जाता है, जोड़ने वाले मटेरियल का उपयोग किया जाता है। पहले के जमाने में गीला मिट्टी से डायरेक्ट ईंटा के ऊपर ईंटा जोड़ दिया जाता था। आज के समय में बालू और सीमेंट को मिला करके, बालू और सीमेंट के मिक्सचर को क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट को क्या कहेंगे? एनीबॉडी? तो जान लीजिए, यह भी जनरल साइंस का चीज है। सीमेंट प्लस सैंड, सीमेंट प्लस सैंड जो होगा वो कहलाता है मोर्टार। सीमेंट प्लस सैंड, सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है मोर्टार। सीमेंट प्लस सैंड लिख लीजिए, नोट कर लेंगे। सीमेंट प्लस सैंड इज कॉल्ड मोर्टार। और सीमेंट और सैंड के साथ उसमें पत्थर का टुकड़ा मिला देंगे। जब गिट्टी जिसको कहते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को जिसको गिट्टी कहते हैं, तो सीमेंट प्लस सैंड प्लस गिट्टी यानी स्टोन चिप्स, स्टोन चिप्स, तब उसको हम लोग कहते हैं कंक्रीट। क्या कहते हैं? कंक्रीट। सीमेंट प्लस सैंड इज मोर्टार, सीमेंट प्लस सैंड प्लस स्टोन चिप्स इज कॉल्ड कंक्रीट। और जब लोहे का सरिया भी उस कंक्रीट को शेप देने के लिए उपयोग किए जाएं, तब वह कहलाएगा रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। यानी सीमेंट प्लस सैंड प्लस स्टोन चिप्स प्लस आयरन बार्स, ये चारों जब मिलाएंगे तब वो कहलाएगा RCC, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। तो चलिए हम लोग देखें कि ईंटे से ईंटे को मिलाने के लिए मिट्टी का भी प्रयोग करते थे। ये मिट्टी क्या हो गया? सीमेंटिंग मटेरियल। उसके अलावा अब हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? सीमेंट प्लस सैंड, जिसको मोर्टार कहते हैं। तो नाउ मोर्टार इज यूज्ड एज सीमेंटिंग मटेरियल। उसी तरह से प्लांट या एनिमल के बॉडी में ये सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक सेल से दूसरा सेल मिलता है। ये सेल को एक दूसरे से चिपका कर रखने के लिए भी सीमेंटिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, जो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। कनेक्टिव नाम ही है कनेक्टिव, एक से दूसरे को कनेक्ट करने वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये कनेक्शन रहता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन द सेम वे इन विच ब्रिक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जिस प्रकार ब्रिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो सेल्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ठीक है, इस सेल को खोजा किसने? रॉबर्ट हुक। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665। सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था बाय द यूज ऑफ हिज क्रूड माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए क्रूड माइक्रोस्कोप की सहायता से ही सेल को देखा। उन्हें किस सेल को देखा? ओनियन पिल। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओनियन पिल और ओनियन कॉर्क सेल। ठीक है,
ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है ओनियन कोर का। और ये सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ये बनावट, हमारे शरीर का बनावट और हमारे शरीर के कार्य को नियंत्रित करने वाला स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। इतना करके अभी मैं छोड़ रहा हूँ, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।